बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 28 और इसी 28th लेक्चर के साथ हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं 4th चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसकी एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ तक हम सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एज यूजुअल हम एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन नहीं है, याद रखिए वो क्वेश्चंस पिछले लेक्चर्स अटेंड करने से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। उनको आप नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और बुक में भी, जो कि बलूचिस्तान बोर्ड की टेक्स्ट बुक है ग्रेड 9th की केमिस्ट्री की, उसमें भी उनके आंसर्स मौजूद है। इसलिए हम यहाँ पे टाइम को जहन में रखते हुए डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि हम वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि शायद आपको सॉल्व करने में मुश्किल हो। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला ब्लैंक क्या है कि केमिकल बॉन्ड इज डैश फोर्स विच बाइंड्स द एटम्स टू कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। यानी जो केमिकल बॉन्ड है, एक तरह से उसकी डेफिनेशन रिकॉल करो। हम क्या कहते थे, केमिकल बॉन्ड क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स को बनाता है, यानी एटम्स को आपस में बाइंड करता है और मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसका मतलब जब बाइंडिंग हो रही है तो अट्रैक्शन के थ्रू होती है ना बाइंडिंग। अगर अट्रैक्शन ना हो तो फिर बाइंडिंग कैसी? तो अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास आंसर कि केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। हो गया। फिर नेक्स्ट है द बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस डैश द रिपल्सिव फोर्सेस। अब हमने केमिकल बॉन्ड में तो कह दिया कि ये जो है अट्रैक्टिव फोर्स है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की जब हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि एटम्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स भी मौजूद होता है और रिपल्सिव फोर्स भी मौजूद होता है ना। आप थोड़ा सा रिकॉल करो। फर्ज करो हाइड्रोजन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। अंदर क्या है? न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है। तो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। पॉजिटिव जो है वो भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्जन भी मौजूद है। अट्रैक्ट कौन कर रहे थे? ये जो प्रोटॉन है ये उस इलेक्ट्रॉन को, और ये जो प्रोटॉन है वो उस इलेक्ट्रॉन को। यानी एक मॉलिक्यूल के बनते वक्त जो एटम्स बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं उस टाइम दो टाइप की फोर्सेस मौजूद होती है। रिपल्जन फोर्सेस भी मौजूद होती है और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी मौजूद होती है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्जन फोर्सेस को ओवरकम कर देती है तब बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा कि रिपल्सिव फोर्सेस को क्या करेगा? ओवरकम करेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो फिर बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं, फिर तो एटम्स दूर दूर भागेंगे। इसीलिए जब रिपल्सिव फोर्सेस को अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू कम किया जाएगा तब हमारे पास बनेगा बॉन्ड। फिर वाटर मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग होती है? वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले लेक्चर को रिकॉल कर लो तो हमने ये कहा था कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हमने ये कहा था कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है उनके दरमियान एक बॉन्डिंग मौजूद है। उस बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो अब वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करते तो ऑब्वियसली हम एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करते, हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करते जिसमें कई ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, यानी जो कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो वो कौन सी होगी? वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेटल्स हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मेटल के केस में हमने क्या कहा था कि मेटल जो है वो आयनिक फॉर्म में खुद को कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं,
वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, यानी वो कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, वो उस मेटल के पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी घूम सकते हैं। तो वो कहाँ घूमते हैं? उन पॉजिटिव आयंस जो कि कैटायंस कहलाते हैं उनके आसपास घूम रहे होते हैं, तो मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर क्या है कि वाटर हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच मेक्स इट लिक्विड ऑल्दो इट इज़ कोवेलेंट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैरेक्टर की वजह से ही हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, हालांकि उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग भी मौजूद है जो कि है इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ठीक है, वाटर के केस में। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट ब्लैंक पे, जो कि है कि आयनिक कंपाउंड्स ऑलवेज हैव सॉलिड फिजिकल स्टेट। तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो वो किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं बनते, बल्कि वो एक जाइंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है सॉलिड फॉर्म में। नेक्स्ट है कि डिफरेंस इन फिजिकल स्टेट्स अमंग वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी फिजिकल स्टेट किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल में डिफरेंट है। यानी वाटर के मॉलिक्यूल में वो हाई है और हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल में, यानी वाटर के मॉलिक्यूल में हाई है बॉइलिंग पॉइंट, और हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल में बॉइलिंग पॉइंट लो है, जो कि -80s में आता है, ठीक है, 79 to 80, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम ये कहते हैं कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें वीक वंडर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से उनका जो फिजिकल डिफरेंस है, फिजिकल स्टेट्स का जो डिफरेंस है वो किस वजह से होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है? 4 है, जो कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। इन द डेटिव टाइप ऑफ बॉन्ड बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम सेम एटम। डेटिव टाइप, इसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हमने ये कहा था कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड में हमने कहा था कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दूसरा भी लेके आएगा, तब जोड़ा बनेगा, तब उस पे दोनों का हक होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि उसमें एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इस वजह से जो दूसरा होता है वो अपने 2 के 2 यानी पूरा जोड़ा जो है वो लेके आ जाता है, और उस पूरे जोड़ों पे फिर दोनों का हक होता है, ठीक है। तो कौन सी टाइप में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था? हमने डेटिव टाइप ऑफ बॉन्ड में पढ़ा था। डेटिव टाइप जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम भी है। तो यहाँ पे डेटिव टाइप या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ही आपके करेक्ट आंसर्स होंगे। लास्ट ब्लैंक हमारे पास है सेम टाइप ऑफ एटम्स हैव डैश बॉन्ड। यानी अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स है, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमने लिया जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स है यानी 2 हाइड्रोजन है, तब उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? तब उसमें होगी नॉन पोलर टाइप ऑफ बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जबकि पोलर में इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के चार्जेस आ जाते हैं। लेकिन जब सेम एलिमेंट के एटम्स हो और वो बॉन्डिंग कर रहे हो, तब वो हमारे पास होंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगी, इक्वल होगी। फिर हम आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड नाम से देखो आयनिक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो अगर आयनिक स्ट्रक्चर है तो कौन सी बॉन्डिंग होगी? आयनिक बॉन्डिंग होगी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? अभी हमने डिस्कस किया कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी।
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, बोथ ट्रांसफर और शेयरिंग तो हो ही नहीं सकती। अगर एक ट्रांसफर कर रहा है तो फिर शेयर किसके साथ करेगा? जब उसने ट्रांसफर कर दिया तो इसका मतलब ज़रूरत ही नहीं उसको। नो ट्रांसफर और नो शेयरिंग तो मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जनरली द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फिजिकली गैसेस। ठीक है, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो फिजिकली गैसेस होते हैं। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो लिक्विड होते हैं, जिसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है वो होते हैं सॉलिड्स। तो बच गए गैसेस। प्लाज्मा यहाँ पे हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्योंकि प्लाज्मा जो है वो न्यूली डिस्कवर हुआ है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो फिजिकली क्या होंगे? गैशियस फॉर्म्स में होंगे। मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, मेटल्स लस्ट्रस भी होते हैं और वो कंडक्टर्स भी होते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। द मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ किसके? पोलैरिटी तो उसमें है नहीं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का तो कोई फिनोमिना नहीं है। तो कौन बच गया? जिसमें बोथ और नीदर है वो तो दोनों ही गलत है। दोनों फिनोमिना एक साथ नहीं आ सकते कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं और पोलैरिटी भी आ रही है, नो। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों फिनोमिना ना हो और फिर भी बॉन्डिंग हो रही हो। तो इसका मतलब मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हमने मेटल्स में कहा था कि कैटाइंस प्रेजेंट होते हैं और उसके अराउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से मूव कर रहे होते हैं। तो जो कंडक्शन होती है वो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई सिमिलर एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड रादर देन आयनिक बॉन्ड? सेम एटम्स मतलब एक एलिमेंट के सेम एटम्स, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, उनकी बात हो रही है। तो पहले तो आप ये देख लो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो कहाँ पे हो रही है? वो नॉन मेटल्स के बीच में हो रही है, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में नहीं हो रही। पहली बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो सेम एलिमेंट्स वाले हमारे पास पीरियोडिक टेबल में या आपकी नॉलेज में जितने हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, ये सारे क्या है? ये सारे हैं नॉन मेटल्स। तो बॉन्डिंग जो है कोवेलेंट वो नॉन मेटल्स में होती है। तो पहली बात तो यहीं पे ही क्लियर हो गई, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग जो है वो तो नॉन मेटल और मेटल के बीच में होती है। लेकिन ये जो सारी हमारी H2I2Cl2 की फॉर्म में जो एटम्स होते हैं ना डायटोमिक में, वो यूजुअली हमारे पास गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो वो कौन सी बॉन्डिंग उनमें एग्जिस्ट करती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो नॉन मेटल जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी अगर हम देखें तो दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कंपेरेबल होगी तब जो है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोवेलेंट बॉन्ड में बात की थी कि जब वो डिफरेंस 0.4 से 1.7 के बीच में होगा तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और अगर उससे कम होगा तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब कि ये जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये नेचर में नॉन मेटल्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन जो है वो कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल वो भी है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल ले लें, इसको हम दो एग्जांपल्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। एक एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन की, दूसरी एग्जांपल हम ले लेंगे हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन का केस जो है वो इटसेल्फ ज़रा मुख्तलिफ है, तो इसलिए वो भी एक्सप्लेन करेंगे। अब ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसमें दो ऑक्सीजन एटम होते हैं। ठीक है, तो उनका कौन सा सब शेल चल रहा होता है? 1s2 होता है, 2s2 और 2p6, तब जाके हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। तो शेल्स कौन से? दोनों में वैलेंस शेल क्या है? p ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो अब दोनों जो एटम्स हैं उनको p ऑर्बिटल्स में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? इनके 6 हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ हैं? s में है ना।
तो अब इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 8 का नंबर पूरा करने के लिए इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर ये एक ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे भी देता है तो इसके 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। भाई हमने स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो अपने आप को मज़ीद अनस्टेबल करके ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स तो देने से रहा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो, ठीक है, अगर आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं अगले को, तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लो, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स देने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है एज़ कम्पेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में। तो अब ये जो 2-2 का नंबर है ये कैसे करेंगे? दूसरी बात ये है कि ये दोनों नॉन मेटल्स है, और एक और बात ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनेगेटिव है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉनेगेटिव है तो इसका मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं, देने वाला तो इसमें कोई है ही नहीं। तब जाके क्या होता है कि इसके ये जो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे, यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से आया, दूसरा जोड़ा दूसरे ऑक्सीजन से आया। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 8 तक पहुँच गई, यानी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई। तो वजह समझ आ गई कि नॉन मेटल्स होते हैं, आयनिक बॉन्डिंग नॉन मेटल्स के दरमियान होती ही नहीं है, वो तो नॉन मेटल्स और मेटल्स के दरमियान होती है। एक वजह, दूसरी वजह उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरी वजह उनकी स्टेबिलिटी के वो स्टेबिलिटी वो शेयरिंग से ज़्यादा आसानी से गेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डोनेशन से। अच्छा, अब हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें, भाई तो हाइड्रोजन के बारे में तो बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बाकी सारे किस्से के अलावा भी हाइड्रोजन का ये मसला है कि उसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब आप खुद सोचो, उन दोनों ने स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दे दे तो ये तो ठीक है, हीलियम तक पहुंच गया है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक, तो ये तो एटम ही ख़त्म हो गया, नहीं, ये तो आयन ही रह जाएगा, एटम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो तब क्या होता है कि ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उस एक एक इलेक्ट्रॉन को वो एक पेयर की फॉर्म में शेयर कर लेते हैं। अब इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली और ख़ुद को स्टेबल बना दिया। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल इसलिए हमने डिस्कस की क्योंकि ये बाकी के मुकाबले में थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि इसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर ले तो फिर तो एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अ ट्रू टाइप ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन? क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन है भी या नहीं? तो इंट्रामोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंटरमोलिक्यूलर भी होती है और वो इंट्रामोलिक्यूलर भी होती है। एक बात ये याद रखिए, पहला पार्ट आंसर हो गया कि हाँ भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंट्रामोलिक्यूलर भी होती है। तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बॉन्ड है जो कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के दरमियान पाए जाते हो। क्यों पाए जाते हैं? रीज़न क्या है कि जब 2 फंक्शनल ग्रुप्स एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड करते हैं और उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो तो तब क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमने क्या कहा था कि एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा फिर कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन जो है वो डोनर भी हो सकता है, यानी जो हाइड्रोजन है वो एज अ डोनर भी प्रेजेंट होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में और एज एन एक्सेप्टर भी प्रेजेंट होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में, तभी जो है वो मॉलिक्यूल क्लोजली एक साथ रहेगा। ठीक है, इसको अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू देखो तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने किसकी ली हुई? इथाइलिन ग्लाइकोल है हमारे पास। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका ये फॉर्मूला है और ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस एक ही मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, यानी ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड बना रहा है। और इस इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड की वजह से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे भी हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है।
तो यहाँ के हाइड्रोजन का वहाँ के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई वाटर पाइप्स रप्चर ड्यूरिंग विंटर्स इन कोल्ड रीजन। जो ठंडे इलाके होते हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे जो आपके पानी सप्लाई करने के पाइप्स होते हैं आपके घरों में जो यूज़ होते हैं, ठीक है, वो पाइप्स क्यों टूटते हैं। अब इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन ये है कि कहा जाता है कि भाई इस वजह से वो बर्स्ट होते हैं क्योंकि आइस उसमें आ जाती है, तो वो आइस जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, जिसकी वजह से पाइप टूट जाता है। लेकिन असल में इसका आइस से कोई लेना देना नहीं है, इसका प्रेशर से लेना देना है। ऐसा होता है कि जब वाटर फ्रीज होता है, ज़ाहिर ज़्यादा सर्दी पड़ी तो अगर उस पाइप में वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद है तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाएंगे। अब फ्रीज हो गए तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गए, है ना। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब आएंगे तो आपको पता है कि जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, क्रिस्टलाइज होता है, तब वो एक्सपेंड होता है। अब वो एक्सपेंड हो गया, यहाँ तक बात सही है, लेकिन इस एक्सपेंशन की वजह से नहीं टूटता पाइप। इस एक्सपेंशन की वजह से जब वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं और उन वाटर के मॉलिक्यूल्स को जो आइस है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को पुश करता है। कहाँ पे पुश करता है? नलके की तरफ। ठीक है, नलका आपका बंद है, वहाँ से जो है आइस जो है यानी मज़ीद जो पानी पीछे आ रहा है वो क्या कर रहा है, उसको पानी को फोर्स कर रहा है कि वो आगे चला जाए। अब उस फोर्स की वजह से प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, किस वजह से कि एक तो वहाँ पे कुछ आइस ब्लॉकेज भी है, फिर वो जो आइस है उसको जब पानी मिल रहा है तो वो आगे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। प्रेशर कहाँ पे एक्सर्ट कर रहा है? नलके पे। नलका तो ऑलरेडी बंद है तो कुछ वहाँ से आ नहीं रहा, क्योंकि नलका तो हर टाइम नहीं खुला होता ना। तो इस प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से जब प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तब कहाँ से पाइप फटता है? जहाँ पे बर्फ़ नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। पाइप वहाँ से नहीं पड़ता जहाँ पे बर्फ़ होती है, बल्कि खाली स्पेस से पड़ता है। तो जहाँ पे बर्फ़ नहीं होती या फिर बहुत कम होगी वहाँ पे हमारे पास पाइप फट जाएगा। तो रीज़न जो है वो प्रेशर है, रीज़न आइस या फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई वाटर हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस वाइल हाइड्रोजन सल्फाइड हैज़ -60। पीछे हमने कहा था कि -80, वो करेक्शन कर लीजिए कि ये -60 डिग्री सेल्सियस उसका एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये हम ब्लैंक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। वजह क्या है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, और जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है इसका मतलब वहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब जब आप उसको डिज़ोल्व करोगे, जब आप उसको हीट दोगे, तो उसकी जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने में मुश्किल होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, एज़ कम्पेयर टू वो मॉलिक्यूल जिसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। कौन सा मॉलिक्यूल है ये? हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, जो कि -60 डिग्री सेल्सियस पे भी टूट जाते हैं। लेकिन जब पानी के मॉलिक्यूल को हम तोड़ते हैं वो बॉन्ड टूटता है, तो वो कब टूटता है? जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई सोडियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट नॉट बॉइलिंग ऑयल। कौन सा फिनोमेना आ जाता है? यहाँ पे दो टर्म्स है, एक तो है वाटर, एक है बॉइलिंग ऑयल। सोडियम क्लोराइड लिया, यहाँ पे भी डिसॉल्व करने की कोशिश की, यहाँ पे भी डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो यहाँ पे तो इजीली डिसॉल्व हो गया। आप घर में नमक लो, उसको पानी में मिलाओ, तो आप देखते हो कि वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, जैसे शुगर डिसॉल्व होता है। लेकिन उसी नमक को जब आप तेल में डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। वजह क्या है? इसका सिंपल जो फिनोमिना है वो ये है
कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जो सोडियम क्लोराइड है उसमें आयंस है जो कि आयनिक बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने एक सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और वाटर में जो है उसमें भी 2 हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो कि कनेक्ट हुए कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, तो उन्होंने भी एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। अब जो सिमिलैरिटी है इन दोनों में वो ये है कि ये दोनों जो है ये चार्ज्ड है ना, दोनों जो है वो चार्ज्ड है। तो जब दोनों चार्ज्ड है तो इसका मतलब वो रिएक्टिव हो जाएंगे। तो इस वजह से पानी जो है वो डिसॉल्व करता है सोडियम क्लोराइड को, यानी अगर कोई चीज़ पोलर है तो पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पोलर जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है वो डिसॉल्व हो जाए नॉन पोलर में, या नॉन पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व हो जाए। तो आपको पता है कि जो ऑयल है वो है नॉन पोलर और पानी हमारे पास है पोलर, और सोडियम क्लोराइड में भी हमारे पास आयंस मौजूद है, क्योंकि पोलर में भी तो आयंस होते हैं ना, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव के, जबकि सोडियम क्लोराइड में भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। तो इस वजह से सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने ये फिनोमिना याद रखना है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, और अनलाइक जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो जो अपोजिंग चार्जेस है वो क्या होंगे, वो दूर भागेंगे, जिसकी वजह से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो पॉजिटिव आयंस ऑफ हाइड्रोजन जो कि पानी में मौजूद है वो नेगेटिव क्लोरीन के पास भागेंगे, और जो नेगेटिव ऑक्सीजन है वो किसके पास भागेंगे, पॉजिटिव सोडियम के पास भागेंगे, ठीक है। जिससे एज अ रिजल्ट अगर आप इसको रिएक्शन फॉर्म में भी देखो तो आप NaCl की बात कर रहे हो, ठीक है, जो कि वाटर में डिसॉल्व आपने करना है। तो एज अ रिएक्शन क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव की तरफ भागेगा, और ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव की तरफ भागेगा। तो हमारे पास HCl और सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, यानी जो सोडियम क्लोराइड है उसका बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया कि आयंस बनते हैं और आयंस अपने ऑपोजिट आयंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए जो है जो सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, और एक होमोजीनियस मिक्सचर हमें प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ तक ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे अच्छा आगे ऑयल के बारे में भी बताया कि ऑयल जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है, जबकि सोडियम क्लोराइड पे चार्ज है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बारे में भी दी गई है कि ऑयल के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्डेड होते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए वो अनलाइक हो गए सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि सोडियम क्लोराइड पे चार्ज होता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो ऑयल में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल में डिसॉल्व हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।